Hello students, welcome to Biomatters classes online. Today we are going to discuss the next topic in our chapter Dual Nature of Radiation and Matter. और आज अपना जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है आइंस्टाइंस फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। और इस टॉपिक को डिस्कस करने के बाद में मैं यहाँ पर आपको एक या दो न्यूमेरिकल भी यहाँ पर साथ ही साथ करवाने की कोशिश करूंगा। आप एक बात समझ लीजिए, एकदम सिंपल सा एक स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला आपके पास में डिराइव होके आ जाएगा और उस फॉर्मूले के बेसिस पर आप लोगों को क्या करना है, उस फॉर्मूले के बेसिस पर आप लोगों को न्यूमेरिकल सॉल्व करने, कुछ और जो चीजें रहेंगी उससे रिलेटेड मैं यहां पर आपको साथ ही साथ में बताते चलूंगा। सो बिना समय गंवाए यहां पर हम लोग स्टार्ट करते हैं और हेडिंग आप लोग डालेंगे सब लोग आइंस्टाइंस फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। ठीक है, आइंस्टाइंस फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। अब देखो मेनली बात क्या है, क्या यहां पर निकल के आती है। तो प्लैंक ने अपनी क्वांटम थ्योरी दे चुके थे। प्लैंक जो है, प्लैंक करके एक साइंटिस्ट शायद आपको मालूम है, यस, प्लैंक सर जो हैं उन्होंने अपनी क्वांटम थ्योरी दे रखी थी, उन्होंने ऑलरेडी अपनी थ्योरी दे रखी थी, जिसके बारे में हम लोग बाद में चर्चा करेंगे कि पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट जब हम लोग पढ़ेंगे, जो कि बट ऑब्वियस सी बात है शायद अगले ही लेक्चर में डिस्कशन होगा। तो हम लोग उस थियरी के बेसिस पर आइंस्टाइन सर ने अपनी थियरी को यहां पर दिया था। अब ये थियरी क्या बोल रही है कि जो लाइट जो है वो एक वेव ना होते हुए लाइट को माना गया पार्टिकल नेचर का। कैसा माना गया? पार्टिकल नेचर का। मतलब यह है कि जो लाइट आ रही है वो एनर्जी के छोटे 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 पैकेट्स हैं, जो एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक इतने सारे लगे हुए हैं कि वो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि एक वेव है। बात समझ में आ रही है? ऐसा बताया गया। और ये जो छोटा पैकेट जो है एनर्जी का, इसे बोला गया क्वांटा। इसे क्या बोला गया? क्वांटा। और जिसे हम लोग अभी जो हम लोग अपनी टर्मिनोलॉजी में यूज करते हैं वो है वर्ड फोटोन। ठीक है। सो हो क्या रहा है, आइंस्टाइन सर ने बताया कि भाई जब ये मेटल की सरफेस है यहां पर, ये इस मेटल की सरफेस के ऊपर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, होंगे कि नहीं होंगे? मैंने बोला ठीक है, ये यहां पर है फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब जो लाइट आ रही है वो लाइट आ रही है कैसे? पैकेट के फॉर्म में आ रही है। तो मैंने बोला कि भाई देखो ये छोटे छोटे से ऐसे, छोटे छोटे से ऐसे ऐसे पैकेट्स आ रहे हैं। ओके, अब किसी तो भी समय कोई तो भी एक कोलिजन को हम लोग यहां पर कंसीडर करते हैं, किसी टक्कर को हम लोग यहां पर कंसीडर करते हैं। इसका मतलब यही है कि लाइट आके इस मेटल की सरफेस पर गिरी तो वो जो फोटोन है, वो जो फोटोन है उसके पास में ऑलरेडी कुछ तो भी अमाउंट ऑफ एनर्जी है। अब इन दोनों की क्या हुई? टक्कर हुई। किसकी? फोटोन की और उस फ्री इलेक्ट्रॉन की यहां पर क्या हुई? टक्कर हुई, कोलिजन हुआ। अब ड्यूरिंग इस टक्कर के फलस्वरूप क्या कंडीशन पॉसिबल है? कंडीशन ये पॉसिबल है कि जो आने वाली लाइट है, यदि उसकी एनर्जी इसके वर्क फंक्शन से, मेटल का जो वर्क फंक्शन है उससे ज्यादा है, तो ये इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देगा। लेकिन यदि कम है तो कुछ नहीं होगा, टक्कर होगा और वो वहीं पे रह जाएगा, काम खत्म। इक्वल हुआ तो क्या होगा? तो जस्ट इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। लेकिन हम लोगों को जो मेन पढ़ना है वो ये है कि देखो जब टक्कर हुई है, जब ये टक्कर हुई है फोटोन की और इलेक्ट्रॉन की, तो हुआ ये है कि दिस फोटोन में हैव गिवन ऑल द एनर्जी एसोसिएटेड विद इट टू दिस इलेक्ट्रॉन। इस टक्कर में फोटोन ने अपनी सारी एनर्जी किसको दे दी है? इस इलेक्ट्रॉन को दे दी है। अब यदि ये एनर्जी वर्क फंक्शन से ज्यादा है, व्हाट डू यू मीन बाय वर्क फंक्शन? वर्क फंक्शन को कैसे डिफाइन किया गया है? वर्क फंक्शन को डिफाइन किया गया है द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस, बराबर है। और वी कैन से दैट द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू फ्री द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स सरफेस, बराबर है। यही है डेफिनेशन। तो मैंने बोला यस। तो अब जो इलेक्ट्रॉन है जिसने इस फोटोन से आने वाली सारी एनर्जी को ले लिया है, तो अब इलेक्ट्रॉन के पास में क्या होगा कि उसने कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी जो कि थी वर्क फंक्शन के इक्वल, उस एनर्जी को दे दिया और वहां से बाहर निकल के आ गया। अब जो ये इलेक्ट्रॉन चल रहा है इसके पास में कुछ तो भी एनर्जी बची हुई है। अब इसी को इन्होंने आइंस्टाइन सर ने क्या किया? एक इक्वेशन के फॉर्मेट में डाल दिया। किसके फॉर्मेट में डाल दिया? एक इक्वेशन के फॉर्मेट में डाल दिया। उन्होंने बोला कि भैया लेट से, मैंने बोला E इज द इंसिडेंट एनर्जी। E क्या है?
इंसिडेंट एनर्जी। ई क्या है? इंसिडेंट एनर्जी। इंसिडेंट एनर्जी का मतलब है वो जो फोटोन है, वो जो फोटोन आ रहा है उसकी एनर्जी की यहां पर बात चल रही है। हम लोगों ने बोला कि लेट से फाई जो है वो है वर्क फंक्शन, फाई जो है वो है वर्क फंक्शन। तो अब जो इलेक्ट्रॉन मेरे पास में बाहर आ रहा है, जो इलेक्ट्रॉन मेरा बाहर निकल के जा रहा है, उसके पास में जो एनर्जी होगी वो होगी काइनेटिक एनर्जी, और उसे हम लोगों ने लिख दिया भैया काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। तो हम लोग बोल रहे हैं कि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम विल बी ई माइनस का फाई। ये सिंपल सी आइंस्टाइन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है। क्या बोला गया है? E इज द इंसिडेंट एनर्जी, फाई इज द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल। तो जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है उस इलेक्ट्रॉन के पास में दिस अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी प्रेजेंट। कितनी एनर्जी? E माइनस फाई। जितनी आई उसमें से वर्क फंक्शन के लिए दे दी कि भैया मुझे इस बंधन से मुक्त होना है, ये जो मेटल का जो बंधन मेरे ऊपर लगा हुआ है उससे मुझे मुक्त होकर बाहर निकलना है। तो मैं बाहर निकलने के लिए इतनी एनर्जी उसने दे दी, तो जो बच गई वो उसी की हो गई। इट इज समथिंग लाइक दैट कि आप लोगों ने देखा होगा, जो आप बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि भैया मम्मी ने 100 रुपए दिए और बोले कि दूध लेके आ जा, मार्केट से कुछ सामान वामान लेके आ जा, ऐसा कर दे वैसा कर दे। तो आप क्या करते हैं, वो 100 रुपए की नोट लेके चले, मान के चलो सब सामान वामान मिला के 95 रुपए का सामान आया। तो कई बच्चे ऐसे होते हैं ईमानदारी से 5 रुपए दे देते हैं, लेकिन बहुत बार माँ बाप भी क्या बोलते, चल छोड़ जाने दे करके। तो वो जो 5 रुपए हैं वो किसके पास बच गए? वो तुम्हारे पास बच गए। 100 रुपए मिले, 100 रुपए आए, इसमें से 95 का क्या हो गया? काम हो गया। जो सामान लाना था वो सामान आ गया, बचा हुआ 5 रुपए तुम्हारा। मतलब तुम उस इलेक्ट्रॉन की तरह काम कर रहे हो कि भैया ये जो वो 5 रुपए पाने के लिए तुमको 95 रुपए का सामान लेके आना पड़ा, कुछ काम करना पड़ा कि नहीं करना पड़ा, तो वहां पर ये चला गया। यस और नो, इट इज समथिंग। हालांकि एग्जाम्पल पूरी तरह से इररिलेवेंट है, बस आप समझने की कोशिश करने के लिए, मैं आपको समझाने की कोशिश करने के लिए कुछ इस तरह का एग्जाम्पल देने की कोशिश किया हूं। बात समझ में आ रही है? आर यू श्योर? पक्का है? बोलो एकदम सिंपल है या नहीं है? तो आप बोलोगे यस। तो इसका मतलब यह है कि यहां से मैं कंक्लूजन ये बोल सकता हूं, ये जो टोटल एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम और प्लस के फाई के बराबर होती है। यस और नो? एकदम सिंपल बात है यार। क्या किया मैंने? लेफ्ट राइट एडजस्टमेंट किया, फाई को यहां से उठा के यहां डाल दिया, एक मैथमेटिकल इक्वेशन बनी और कुछ नहीं है यहां पे। यस और नो? यस, सिंपल सी बात है। अब यहां पर क्या होता है कि अब हम लोग अपनी थोड़ा सा डीप में घुसने की कोशिश करते हैं। मैंने बोला था कि ई है आपकी इंसिडेंट एनर्जी। अब ये इंसिडेंट एनर्जी किसकी है? इंसिडेंट एनर्जी ऑफ फोटोन, या फिर मैं बोलूं लाइट। यस और नो? क्योंकि ये जो फोटोन है ये किसके अंदर में है? लाइट के अंदर है, क्योंकि हम लोगों ने बोला लाइट जो है वो छोटे छोटे एनर्जी के बंडल से बनी हुई है, जिन्हें हम लोग फोटोन कह रहे हैं या क्वांटा कह रहे हैं। बात सही है? यही बात हुई थी अपनी या नहीं हुई थी? तो आपने बोला यस, यही बात हुई थी। तो इसका मतलब यह है इसकी एनर्जी को कुछ ना कुछ तो फॉर्मूला देना पड़ेगा। तो जो हमारे पास में लाइट आ रही है वो लाइट सोर्स की कुछ ना कुछ क्या रहेगी? फ्रीक्वेंसी रहेगी। सो हम लोगों ने बोल दिया कि जो फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट है इसे हम लोगों ने मान लिया है न्यू। क्या मान लिया है? न्यू। NU, न्यू बोलते हैं भैया इसको, कंबाइनली न्यू। सिंबल देखिए V जैसा ही है, थोड़ा सा ऐसा घुमा दिया है, ठीक है। अच्छा, तो ये जो इंसिडेंट एनर्जी है उसको लिखा जाएगा E बराबर H इंटू न्यू, वेयर H इज द प्लैंक कांस्टेंट। H क्या है यहां पर? प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक्स कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू आपको याद रखनी है 6.6 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल सेकेंड। जूल सेकेंड। अब देखो ये मैंने इसकी यूनिट भी लिख दिया। कई बार है ना एग्जाम में ना प्लैंक्स कांस्टेंट के लिए डायमेंशंस या यूनिट्स का सवाल भी बन सकता है, तो वो सवाल आपको यहां पर आना चाहिए, ठीक है। यूनिट्स एंड मेजरमेंट चैप्टर के अंदर में डायमेंशंस करके एक टॉपिक आता है, तो वो आपको सीखना होता है, वो आपको आता भी है। तो वो डायमेंशंस आपको निकाल के रख लेने, कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, पूछा जा सकता है, ठीक है, पूछा जा सकता है। इसलिए हम लोग साथ साथ में कुछ चीजें मैं यहां पर आपको बताते हुए चल रहा हूं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारी इक्वेशन है वो E बराबर एच न्यू यदि मैंने लिख दिया है तो ये इक्वेशन हो गई। क्लियर है? अच्छा, न्यू इज द फ्रीक्वेंसी, इसका एक और फॉर्मूला होता है। न्यू जो है जिसे हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी लिखा है, इसका एक और फॉर्मूला होता है, वो होता है C बाई लैम्बडा। यहां पर
सी का मतलब है आपकी स्पीड ऑफ लाइट। क्या मतलब है? सी का मतलब है स्पीड ऑफ लाइट, और लैम्बडा का मतलब है वेवलेंथ। लैम्बडा का मतलब है वेवलेंथ। ध्यान रखेंगे, देखो एकदम आसान आसान चीजें चल रही हैं, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। तो यहां से आप देखिए मैं क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं देयरफॉर E बराबर एच न्यू, या मैं लिख सकता हूं E बराबर एच सी अपॉन लैम्बडा। क्या ये बात क्लियर है? अच्छा, C इज द स्पीड ऑफ लाइट, तो आपको पता होना चाहिए स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू भी फिक्स होती है। कितनी होती है? C बराबर होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कहीं पर भी काम आएगा तो यही आपको डिजिट याद रखनी है। सो ये एनर्जी का फॉर्मूला मैंने यहां पर लिख लिया। तो इस बेसिस पर यदि मैं बात करूं तो मेरे पास में इस इक्वेशन को लिखने के कितने तरीके हो गए, इसको जरा देखते हैं हम लोग। E बराबर आप लोगों ने लिखा था काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम प्लस का फाई। E की जगह मैं लिख सकता हूं यहां पर अभी एच न्यू बराबर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम प्लस का फाई, या मैं लिख सकता हूं एच सी अपॉन लैम्बडा बराबर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम और प्लस का फाई। ये तीन यहां पर आपके पास में फॉर्मूले निकल के आ रहे हैं। यस और नो? ये इन सभी को हम लोग क्या बोल रहे हैं? ये है आपकी आइंस्टाइन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। एकदम सिंपल है ये, बिल्कुल भी डिफिकल्टी यहां पर नहीं होनी चाहिए। अब यहां पर हम लोग एक टर्मिनोलॉजी को इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। हम लोग यहां पर एक टर्मिनोलॉजी को इंट्रोड्यूस करने वाले हैं जो कि आप लोग ऑलरेडी सीख चुके हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल वाली चीज। यस और नो? आप सीख चुके कि नहीं सीख चुके हैं? यस, स्टॉपिंग पोटेंशियल को हम लोग अभी काइनेटिक एनर्जी से रिलेट करने की कोशिश करेंगे और यहां पर कुछ इक्वेशन बनाने की कोशिश करेंगे। अब वो देखो किस प्रकार से कि यदि हमारे पास में एक ऐसी सिचुएशन आए, ओके, एक टर्मिनोलॉजी और रह गई बीच में हमारी, वो रह गई थ्रेशोल्ड वाली। एक सेकंड, हम लोग पहले उसको कवर कर लेते फिर उस पे जाएंगे। क्या बोला मैंने? थ्रेशोल्ड वाली टर्मिनोलॉजी रह गई है। आपको एक वर्ड सिखाया गया था, यदि आपको याद हो, जिसे कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। याद करो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फटाफट से रिकॉल करो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज दैट मिनिमम फ्रीक्वेंसी विच कि उसके ऊपर वाली यदि लाइट आती थी तो ही आपका फोटो इलेक्ट्रॉन क्या होता था? एमिट होता था। यस और नो? तो मैंने बोला यस। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है या नहीं है? तो मैंने बोला यस। यदि मैं इस मिनिमम फ्रीक्वेंसी को न्यू नॉट बोल देता हूं तो उस कंडीशन में आपकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम जो है वो 0 हो जाती है या नहीं हो जाती है? बताइए फटाफट से। यस। तो इसका मतलब यह है कि यदि थ्रेशोल्ड पर यदि मैं बात कर रहा हूं तो आइंस्टाइन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन किस प्रकार से कन्वर्ट हो जाएगी? तो यह बन जाएगी E बराबर 0 प्लस का फाई। ध्यान से देखिए, यदि काइनेटिक एनर्जी 0 है तो E और फाई बराबर होंगे। मतलब जो आ रही वाली एनर्जी है, जो आने वाली एनर्जी है, वो वर्क फंक्शन के क्या हो जाएगी? इक्वल हो जाएगी। तो हम लोग E को लिख सकते हैं अभी H न्यू की जगह मैं लिख दूंगा न्यू नॉट बराबर फाई। तो वर्क फंक्शन आपका हो जाएगा H न्यू नॉट इक्वल्स टू फाई। H न्यू नॉट इक्वल्स टू फाई। बात समझ में आई या नहीं आई? तो इसका मतलब यह है कि यदि मैं इस वैल्यू को वापस से उठा के, देखो ये आइंस्टाइन की जो फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन चल रही है, इसके अंदर में वैल्यूज को उठा उठा के पटकना है और कुछ नहीं करना है। तो क्या हो जाएगा? इक्वेशन देखो किस प्रकार से कन्वर्ट हो जाएगी। तो इक्वेशन हो जाएगी E बराबर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम प्लस का फाई था मेरे पास में, तो मैं इसे लिख लेता हूं काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम बराबर E माइनस का फाई, या मैं लिख सकता हूं काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम बराबर H न्यू माइनस H न्यू नॉट। ध्यान से देखिए, फाई क्या है? वर्क फंक्शन था। न्यू नॉट क्या है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। न्यू क्या है? इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी है। सो इस इक्वेशन को और अच्छा लिखना चाहें आप लोग तो इस प्रकार से लिख लीजिए। देखो ये अलग अलग फॉर्मेट बन रहे हैं और कुछ नहीं है। H न्यू माइनस का न्यू नॉट, ये आपके पास में एक क्या बन गया है? काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन की इक्वेशन निकल के आई। ये अलग अलग फॉर्मेट बना रहा हूं और कुछ भी नहीं है बेटा। अब यहां पर ध्यान से देखिए, क्या क्या देखना है? पहले इन टर्मिनोलॉजीज को लिख दूं मैं यहां पर। न्यू नॉट का मतलब क्या था?
थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी थी, यस और नो? सही बात है, यस। न्यू का मतलब क्या था? इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी थी, यस। अब देखो कई लोग बोलेंगे सर फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट क्या, इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट लिखना चाहिए। मैं बोला यस लिखूंगा तो वही, लेकिन आपको शॉर्टकट में समझाने की कोशिश यहां पर कर रहा हूं। एच है आपका प्लैंक कांस्टेंट, और ई जो है, सॉरी ई नहीं, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम का मतलब ही है काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। अब यहां पर ध्यान दीजिए, हो क्या रहा है, यदि आने वाली लाइट की फ्रीक्वेंसी, जो लाइट आके सरफेस पर गिर रही है उसकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है तो क्या होगा? इक्वल है तो क्या होगा? और लेस देन है तो क्या होगा? तो सवाल बनता है कि पहली कंडीशन, इफ न्यू इज ग्रेटर देन न्यू नॉट, न्यू इज ग्रेटर देन न्यू नॉट, तो हम लोग बोलेंगे कि फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होगा, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन विल ऑकर। साथ ही साथ में इलेक्ट्रॉन विल हैव सम काइनेटिक एनर्जी, ये पहली कंडीशन। यदि आने वाले लाइट की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है किससे? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से। दूसरी कंडीशन, इफ न्यू बराबर न्यू नॉट, तो यहां पर ध्यान दीजिए फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन तो अभी भी होगा। कई बच्चे इसको गलत कर बैठते हैं, उनको लगता है कि नहीं होगा, नहीं, गलत बात है। फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन तो अभी भी होगा, लेकिन काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी इक्वल्स टू 0, बस इतना फर्क पड़ेगा। और तीसरी जो कंडीशन है वो ये है कि यदि आपके पास में न्यू लेस देन न्यू नॉट है तो यहां पर आपका फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन नहीं होगा। फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन विल नॉट ऑकर, नहीं होगा। बात को ध्यान से समझते चलिए। क्या ये आसान सी चीजें हैं या डिफिकल्ट लग रही हैं? बिल्कुल आसान है। अब सेम इक्वेशन को मैं एक बार और लिखूंगा और अलग अलग फॉर्मेट में लेके जाऊंगा। मतलब इस बार मैंने फ्रीक्वेंसी के टर्मिनोलॉजीज में लिखी है, अगली जो इक्वेशन लिखूंगा वो रहेगी वेवलेंथ के टर्म में। अब ध्यान रखना, इस पे सवाल बनता है। कैसे? सवाल कुछ इस प्रकार से दिया जाता है कई बार कि ऐसे वर्क फंक्शन वगैरह दे देता है। सवाल आपको प्रैक्टिस से ही आएंगे। देखो मैं एक सवाल जैसे मुंह जवानी बताने की कोशिश करूं, मैंने बोला किसी के लिए वर्क फंक्शन इतना है तो बताओ कि फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होगा या नहीं होगा। दो सरफेस के लिए दे देगा, ऐसे बोलेगा कि सोडियम के लिए वर्क फंक्शन इतना है, कैल्शियम के लिए इतना है, और हमने इतनी फ्रीक्वेंसी की लाइट डाली, बताओ किस सरफेस से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। तो ये सवालों का पैटर्न है जो मैं आपको सिखाऊंगा। अभी तो मैं सिर्फ बोल रहा हूं ना, सवालों को बोलने से काम नहीं बनेगा, जब करेंगे तब काम बनेगा। क्लियर है? सो मोस्ट प्रोबेबली आने वाला जो लेक्चर रहेगा उसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है? क्योंकि अभी तो इस पे तो सिंपल वैरायटी के सवाल हैं, लेकिन जब मिक्स हो जाएंगे तब आपको ज्यादा और अच्छे समझ में आने लगेगा। अच्छा, हम लोग वापस से अपनी इक्वेशन को फिर से एक बार और लिख लेते हैं। क्या है इक्वेशन हमारे पास में? E बराबर, या मैं लिख देता हूं ऐसे नहीं, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम बराबर E माइनस का फाई, जिसे मैंने लिखा था काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम बराबर एच न्यू माइनस का एच न्यू नॉट। अच्छा, न्यू का मतलब होता है C बाई लैम्बडा, यस और नो? यदि आप जानते हैं, अभी मैंने सिखाया भी है, तो आप इसे लिख दीजिए काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम बराबर एच सी अपॉन लैम्बडा माइनस एच सी अपॉन लैम्बडा नॉट, एच सी अपॉन लैम्बडा नॉट, और लैम्बडा नॉट है आपकी थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। क्या है? थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है। अब ये थ्रेशोल्ड वेवलेंथ में कहानी थोड़ी सी उल्टी चलेगी। क्यों उल्टी चलेगी? जरा यहां पर ध्यान दीजिए। लैम्बडा जो है वो है आपका डिनोमिनेटर में। क्या है? डिनोमिनेटर में है। इसका मतलब यह है कि यहां पर कंडीशन ऐसे बनती है कि भैया पहला, यदि लैम्बडा ग्रेटर देन लैम्बडा नॉट है, सोचिए लैम्बडा बड़ा है लैम्बडा नॉट से, मतलब यहां पर समझाने के लिए मैंने बोला लैम्बडा नॉट बराबर है 100,
और लैम्बडा बराबर ले लिया मैंने 110 या 200 ले लो, सिंपल सिंपल आसान रहेगा करने में भी। लैम्बडा बराबर आ जाएगा, लैम्बडा बराबर मान लीजिए मैंने लिया 200। तो देखो HC तो कॉमन ले लीजिए, तो 1/200 माइनस 1/100 सॉल्व कीजिए, आपको एक नेगेटिव नंबर आएगा। क्या आएगा? एक नेगेटिव नंबर आएगा। और यहां पर मैं अभी यहां तो कंडीशन लिख के दे रहा हूं कि लैम्बडा यदि लैम्बडा नॉट से बड़ा है तो नो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। लेकिन यहां पर एक बहुत ही काम की चीज है, वो ये है, आपको एक बात पता होनी चाहिए, कभी भी किसी भी पार्टिकल के लिए काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव नहीं हो सकती। काइनेटिक एनर्जी कैन नॉट बी नेगेटिव। काइनेटिक एनर्जी की कंडीशन है, याद रख लो, गांठ बांध के रख लो, काइनेटिक एनर्जी विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, हमेशा धनात्मक होती है। इसके कारण हम लोग बोल रहे हैं लैम्बडा ग्रेटर देन लैम्बडा नॉट आया तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, जो कि पॉसिबल नहीं है। और यदि कोई चीज पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब यह कि फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन हो ही नहीं रहा है। बात समझ में आई? यस और नो? दूसरा है लैम्बडा इक्वल्स टू लैम्बडा नॉट, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन तो होगा, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होगा, लेकिन बट काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या आएगी? 0। और तीसरा वाला तो सिंपल है भाई, लैम्बडा लेस देन लैम्बडा नॉट है तो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन भी होगा, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन विल ऑकर एंड ऑल्सो इलेक्ट्रॉन विल हैव, अब ये कौन सा इलेक्ट्रॉन है? फोटो इलेक्ट्रॉन विल हैव सम काइनेटिक एनर्जी। ये कंडीशंस हैं, इन पे छोटे छोटे से न्यूमेरिकल बन जाते हैं, इसलिए इनको ध्यान रखना है, इसमें गलती नहीं होनी चाहिए। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग क्या करते हैं, काइनेटिक एनर्जी को पोटेंशियल से, स्टॉपिंग पोटेंशियल से ये करते हैं, रिलेट करने की कोशिश करते हैं। आपको एक टर्मिनोलॉजी सिखाई गई है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, याद है? एक इलेक्ट्रॉन को यदि मैं 1 वोल्ट से एक्सेलरेट कर देता हूं तो एनर्जी एक्वायर्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी। यस और नो? क्या ये बात जानते हैं हम लोग? तो यहां पर हम लोग बोल रहे हैं कि लेट से Vs इज द स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल को डिफाइन किया गया था, द पोटेंशियल रिक्वायर्ड टू स्टॉप द इलेक्ट्रॉन विच हैव्स द हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी, या the energy required to most energetic electron is what? Your stopping potential. Stopping potential मतलब आप सोचिए, जो सबसे ज्यादा एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन है उसको भी यदि आप रोक रहे हो तो वही मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है। और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम को हम लोग रिलेट करेंगे E इंटू Vs से, जहां पर Vs का मतलब है स्टॉपिंग पोटेंशियल। यदि ऐसा कर देता हूं तो मेरे पास में जो इक्वेशंस आई हैं उनको मैं लिख सकता हूं, E इंटू Vs बराबर एच न्यू माइनस का एच न्यू नॉट लिख सकता हूं, या मैं लिख सकता हूं Vs बराबर H अपॉन E इंटू न्यू माइनस H अपॉन E इंटू न्यू नॉट। अब यहां पर सवाल उठता है कि यदि मैं ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश करता हूं, सवाल सुनिए क्या करने की कोशिश कर रहा हूं मैं, आई जस्ट वॉन्ट टू ड्रॉ अ ग्राफ, और ये जो ग्राफ है वो है, यहां पर लिया है फ्रीक्वेंसी और यहां पर है स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो बताओ क्या होगा, किस प्रकार से? तो आप देखो, इसको आप लिख सकते हो y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, एम एक्स प्लस सी। तो यहां से आप क्या पा रहे हैं, देखो इसे कहते हैं y इंटरसेप्ट। इसे क्या बोला जाता है? इसे बोला जाता है y इंटरसेप्ट। और यदि ये इंटरसेप्ट है तो यहां पर नेगेटिव है, मतलब आपका जो ग्राफ है वो कहीं यहां से चालू होगा न्यू बराबर 0 पर। या फिर आप ऐसे करके देखिए, न्यू की जगह 0 रखिए तो Vs की वैल्यू कितनी आएगी? माइनस एच ई अपॉन वी नॉट आएगी। मतलब आपका जो ग्राफ है वो कहीं यहां से ऐसे चालू होगा, और ये एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है। ठीक है, क्या ये बात समझ में आई आप लोगों को? ये वो जगह है जहां पर न्यू इज इक्वल्स टू न्यू नॉट होगा। देखिए, न्यू की जगह न्यू नॉट रख के देखिए, न्यू की जगह न्यू नॉट, तो ये कट जाएगा, Vs की वैल्यू 0 आएगी। ध्यान से देखिए, आप 9th 10th में आपको मालूम है एक इक्वेशन लिख के आपको ग्राफ ड्रॉ करने को बोला करते थे,
ऐसे इक्वेशन लिख देते y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 3, फिर आप बोलते थे ऐसे एक डब्बा बनाते थे, याद होगा आप लोगों को, यहां पर x लिखते थे, यहां पर y लिखते थे, फिर x की वैल्यू सेलेक्ट करते थे 0 1 2 3 ऐसे लिख के करते थे कि नहीं करते थे? बस y की वैल्यू पुट करते जाते थे, ग्राफ पेपर के ऊपर आप डॉट बनाते जाते थे, उनको मिला देते थे, एक स्ट्रेट लाइन बनती थी। यस और नो? बिल्कुल वही है ये। बस यहां पर क्या टर्मिनोलॉजीज आपको देखने में डरावनी लग रही हैं, और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं, इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं है भाई। वी एस इक्वल टू एच बाई ई न्यू माइनस एच बाई ई न्यू नॉट, एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है, बस कहानी सिंपल है। आर यू श्योर? आर यू श्योर? समझ में आया कि नहीं आया बोलो फटाफट। एकदम आसान है, एकदम आसान है। यस एकदम आसान है, आपको मानना ही पड़ेगा। तो ये यहां पर आया, तो इसको मैंने बोला एंगल है थीटा, तो इस लाइन का जो स्लोप आएगा वो आएगा कितना? mx h बाई ई, तो ये आएगा h बाई ई। अब ध्यान से सुनना, इस पे एक सवाल बन सकता है आप लोगों से। ये इंटरसेप्ट की वैल्यू नहीं लिखी मैंने अभी तक, यहां पे क्या कर दिया मैंने ना, कितना आया था ये? h बाई ई वी न्यू नॉट, h न्यू नॉट अपॉन ई। इस पे सवाल बन सकता है डायरेक्टली। कैसे? इन अ ग्राफ ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी, व्हाट इज द इंटरसेप्ट या व्हाट इज द स्लोप ऑफ द लाइन? ये दो सवाल हैं इस पे सीधे सीधे। अच्छा, स्लोप बराबर h बाई ई है, मतलब यहां से मैं आपको एक बात और बता दूं, स्लोप का मतलब होता है tan थीटा, तो tan थीटा बराबर h बाई ई, या फिर थीटा बराबर tan इनवर्स ऑफ h बाई ई। अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है भैया तुम्हारा। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द एंगल मेड बाय द लाइन व्हेन अ ग्राफ ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी इज मेड। ये आंसर है इस सवाल का। अरे भैया सवाल समझ में आया या नहीं आया बोलो? एकदम आसान था सब कुछ, कोई डिफिकल्टी महसूस हुई? अब देखो, ये उनको समझ में ज्यादा अच्छे से आएगा जिनको बेसिक, एकदम बेसिक ग्राफ की नॉलेज है। हाँ, जिनको ग्राफ बिल्कुल नहीं आ रहा है उनके लिए मैंने यहां पर ये कॉलम, ये टेबल बना के दिया है। भैया देखो, ऐसे 9th-10th में आप लोगों ने यार सीखा होगा, ठीक है? 9th-10th के जूनियर क्लासेस में आप लोगों ने इतना जरूर सीखा होगा। यदि आप नहीं समझ पाए तो देखो, इसको प्रैक्टिस कीजिए। y इक्वल टू 2x प्लस 3 लिखा है, x की जगह 0 1 2 3 4 ऐसे रखते चले जाइए, तो आप देखेंगे एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनता है। बिल्कुल वही फॉर्मेट है y इक्वल टू mx प्लस का c का। ऐसे ही मैंने यहां पर जब मैं ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं तो देखो मैंने क्या किया, किधर गया ये, उल्टा चला गया लगता है। मैंने एक बार न्यू की जगह 0 पुट किया था, न्यू की जगह 0 पुट किया तो वीएस की वैल्यू माइनस एच बाई ई न्यू नॉट आई है, तो मैंने वो यहां पर ले ली। कहीं तो भी अब अंदाजे से लेनी है यार, तुम्हें थोड़ी मालूम है एच कितना है, न्यू नॉट कितना, ई कितना, अंदाजे से मैंने पॉइंट कंसीडर कर लिया। फिर मैंने क्या किया, अगली बार न्यू की जगह न्यू नॉट लिख दिया, तो न्यू और न्यू नॉट लिख दिया तो वीएस 0 आ गया। मतलब न्यू बराबर न्यू नॉट और वीएस 0 इस लाइन पर होगा, एक्स लाइन पर वीएस की वैल्यू 0 होगी। तो मैंने इन दोनों को मिलाते हुए ऐसे लाइन खींच दी, वो आगे तक एक्सटेंड कर दी और कुछ भी नहीं किया है। पॉइंट तो मुझे ये दो ही मिले, एक ये और एक ये। इसके कोऑर्डिनेट कितने हैं, न्यू नॉट कॉमा 0, और इसके कोऑर्डिनेट हैं 0 कॉमा माइनस एच न्यू नॉट अपॉन ई। कोऑर्डिनेट्स भी मैं पूछ सकता हूं, ये भी एक सवाल हो सकता है। तो सवालों की भरमार बन जाती है। बात समझ में आई क्या? तो ये मैंने किसका ग्राफ ड्रॉ करवाया था, स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी का, स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी का। अब मुझे अच्छा नहीं लग रहा है तो मैं एक और ग्राफ बनाऊंगा, और इस बार हम लोग क्या रिलेट करने वाले कोशिश करेंगे। किधर गया किधर? हाँ, अब देखो आगे आ जाओ। मैं जानता हूं न्यू बराबर होता है सी बाई लैम्बडा, तो आपके पास में आएगा वीएस बराबर, देखो न्यू की जगह सी बाई लैम्बडा लिखो तो आएगा एच सी अपॉन ई लैम्बडा माइनस एच सी अपॉन ई लैम्बडा नॉट। क्या ये सही है? अब इस इक्वेशन को थोड़ा सा अच्छे से जमा लेता हूं मैं, तो मेरे पास में, तेरी किधर गया, हाँ, तो Vs बराबर आएगा एच सी अपॉन ई इंटू 1 बाई लैम्बडा माइनस एच सी अपॉन ई 1 बाई लैम्बडा नॉट। अब देखो यहां पर मैं आपको बता दूं कि आप लोगों को इतने लेवल तक का ही ग्राफ है, स्ट्रेट लाइन के ही ग्राफ मोस्टली आप लोगों को पूछे जाते हैं। रेयरली ऐसा होता है कि कोई और तरह का ग्राफ, इसका भी एक ग्राफ बनाया जाता है, वो भी मैं यहां पर आपको डिस्कस करता हूं। वो है वीएस वर्सेस 1 बाई लैम्बडा का, लैम्बडा का नहीं है, 1 बाई लैम्बडा का ग्राफ है। तो बताओ क्या चेंज आएगा। अब इस वाले ग्राफ को आप लोग खुद से ड्रॉ करेंगे, खुद से स्लोप निकालेंगे, कैसा बन रहा है फटाफट। 2 मिनट का समय दे रहा हूं,
सवाल देखिए ग्राफ कैसा है, यहां पर वीएस लेना है और यहां पर 1/λ लिखना है। आपको ग्राफ ड्रॉ करना है, 2 मिनट का समय, चुटकियां बजाते 2 मिनट खत्म हो गए। फटाफट बताओ आंसर आया या सब लोगों का कि नहीं आया? अरे आया नहीं आया भैया, ग्राफ बन गया सब लोगों का। चलो ग्राफ मैच करो सब लोगों का। ऐसा बन रहा है क्या? इस जगह पर है HC/E लैम्बडा नॉट है, यहां पर 1/, यहां पर लैम्बडा बराबर लैम्बडा नॉट और ये आगे तक जा रहा है। ये ग्राफ एंगल थीटा लिख दिया होगा। यहां पर आपने इसका स्लोप लिखा होगा m बराबर स्लोप बराबर लिखा होगा HC/E और आप लोगों ने लिखा होगा यहां पर tan थीटा बराबर HC/E, मतलब थीटा बराबर tan इनवर्स ऑफ HC/E। क्या ये प्यारा सा खूबसूरत सा आंसर सब सारे स्टूडेंट्स को मिल चुका है या नहीं मिल चुका है? पहले तो इतना बताइए। यदि मिल चुका है तो सारे स्टूडेंट्स बधाई के पात्र हैं, और नहीं मिला है तो क्या करना है बोलो फटाफट से। क्या करेंगे अभी हम लोग? जिन जिन को नहीं मिला है उनके लिए मैं थोड़ा सा आपको काम देता हूं। क्या करना है? आप घर के अंदर कमरे में बैठे हुए हैं? यस बैठे हुए हैं, वेरी गुड। चलो घर के सामने आपको दीवार दिख रही है? दिख रही है कि नहीं दिख रही है? ओके वेरी गुड। जाके एक बार खोपड़ी मारो और खुद से पूछो मैं है ऐसा क्यों हूं? ऐसा ही है ना? घिसने की जरूरत है, थोड़ा सा जंग लग गई है, काफी दिन से इस्तेमाल नहीं किया है ऐसा लग रहा है। इस्तेमाल करोगे तो वो चलता रहेगा, इस्तेमाल करना बंद कर। देखो ये सिंपल सी बात है। आपने कभी देखा है एक आधी कोई जो गाड़ी होती है जीप वगैरह, आपने देखा होगा एक आध 2 महीने पड़ी रहती है, घर पे खड़ी रहती है, तो उसके बाद जब स्टार्ट करते तो स्टार्ट नहीं होती है ना? ऐसी तुम्हारा हो गया है, काफी दिन से पढ़ाई नहीं करी है आप लोगों ने, यही दिख रहा है क्लियरली ऐसा ही प्रतीत हो रहा है कि आपने बहुत दिनों से किताबों को हाथ नहीं लगाया है। आपने से सोचा है अरे किताबें मुझे डराती हैं। अरे मत डरो किताबों से, किताबों को आप डराओ। किताबें आपकी बहुत ही सच्ची दोस्त हैं। ये ऐसी दोस्त हैं जो कभी जिंदगी में धोखा नहीं देंगी। आपका कोई और दोस्त आपको धोखा दे सकता है, लेकिन बुक, किताब जिसे हम लोग कहते हैं, वो आपको जिंदगी में कभी धोखा नहीं देगी। ठीक है, श्योर हैं? चलो 2 ग्राफ के सवाल करो। अच्छा इस पे भी सेम सवाल मैं पूछूंगा। वाई इंटरसेप्ट, एंगल थीटा, ग्राफ किसका किसका है? स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस 1/λ का। स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस 1/λ का। क्लियर है? आर यू श्योर? आर यू श्योर? चलो आगे बढ़ जाते हैं। अच्छा एक बात मैं बताऊं आपको, देखो क्या है ना, कई लोगों के मन में आ रहा होगा सर ये लैम्बडा बराबर लैम्बडा नॉट जो लिखा है, बस सर आपको ऐसा नहीं लग रहा है गलत है? भैया वो ऐसे है कि यहां पर 1/λ बराबर 1/λ नॉट है, तो मैं इसको यदि ऐसे लिखूं चाहे ऐसे लिखूं कोई फर्क नहीं पड़ता है। कई जगह यहां पर आपको देखने को मिल सकता है। हाँ ये बोल सकता हूं कि इस जगह ये जो वैल्यू है वो 1/λ नॉट है। इस जगह की जो वैल्यू है वो 1/λ नॉट है, इसमें कोई शंका नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यहां पर लैम्बडा नॉट है, वैल्यू 1/λ नॉट है, क्योंकि ग्राफ आपकी एक्स एक्सिस पे 1/λ नॉट है। बट इस जगह पर 1/λ इक्वल्स टू 1/λ नॉट है, तो आई कैन से दैट लैम्बडा इक्वल्स टू लैम्बडा नॉट। बट यहां पर जब मैं कोऑर्डिनेट लिखूंगा तो मैं लिखूंगा 1/λ नॉट, 0 ही लिखूंगा, इसमें कोई शंका नहीं है। इस जगह पर आई कैन नॉट राइट लैम्बडा नॉट, 0। यदि मैंने ऐसा लिख दिया है लैम्बडा नॉट, 0, तो ये गलत है, गलत है, गलत है, गलत है, गलत है। समझ में आया क्या? कई लोगों ने कर लिया होगा अब तक कहानी में गुड़ गोबर, लैम्बडा नॉट 0 लगा दिया होगा। जैसे यहां पर लिखा था कोऑर्डिनेट, किधर गया बे? किधर कोऑर्डिनेट कहां लिखा था? हाँ ये रहा, ये न्यू नॉट 0 लिखा ना, न्यू बराबर न्यू नॉट लैम्बडा नॉट 0। तो यहां पर भी लैम्बडा बराबर लैम्बडा नॉट, 1/λ बराबर 1/λ नॉट, ये सही है। लेकिन कोऑर्डिनेट 1/λ नॉट, 0 ही आएगा। जितने लोग सो गए थे सब जाग जाओ, वापस से पानी मारो मुंह पे अपने। कई लोग बोल रहे हैं सर गुस्सा हो गए लगता है। अरे भैया गुस्सा नहीं हूं, कहां गुस्सा हो जाऊंगा इतनी दूर बैठ के तुमसे। बट मुझे मालूम है, ये मेरी फीलिंग्स है, पुराना पढ़ाया हुआ है स्टूडेंट्स को। मैं जानता हूं गलती कहां करेंगे स्टूडेंट्स, यही गलती करते हैं और होती है, मैं जानता हूं। यदि मेरी क्लास में जब 100 स्टूडेंट्स हुआ करते थे, 100 में से 40 से 50 स्टूडेंट की नोटबुक में यही गलती दिखती थी मुझे।
40 से 50 क्या, ज्यादा ही बोलूंगा, क्योंकि पूरे 100 की तो नोटबुक भी नहीं देखी कभी हमने, बट हां इतनी गलतियां होती थी। यस, अनुभव कहता है ये हमारा। चलो कोई बात नहीं, यहां पर मैं आप लोगों को कुछ और चीजें सिखा देता हूं। वो ये है, क्योंकि देखो समय सीमा की तरफ हम लोग बढ़ चुके हैं, अभी तो न्यूमेरिकल भी एक करवाने की कोशिश करनी है। उससे पहले एक छोटी छोटी टर्मिनोलॉजी मैं आपको सिखा देता हूं। एक टर्मिनोलॉजी यहां पर कभी कभार आपको देखने को मिल सकती है, बाई चांस, रेयर चांस है, लेकिन यदि भूले भटके मिल जाए तो गलत नहीं हो जाए, इसके लिए मैं करवा रहा हूं। वो कहलाता है क्वांटम एफिशिएंसी। अच्छा, कई लोग सोच रहे होंगे सर जी एक बात बताइए, क्या ये आइंस्टाइन की फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इक्वेशन खत्म हो गई? तो मैं बोलूंगा यस, इक्वेशन खत्म हो गई, इसके न्यूमेरिकल बाकी हैं, तो न्यूमेरिकल भी मैं करवाऊंगा। लेकिन पहले देखो क्वांटम एफिशिएंसी क्या होता है। क्वांटम एफिशिएंसी का मतलब होता है नंबर ऑफ, देखो एक सिंपल सी बात बताऊं मैं पहले, इसको तो मैं बाद में लिख दूंगा। एफिशिएंसी का मीनिंग कभी भी यदि आपको एफिशिएंसी पूछी जाए तो इसका सिंपल सा मतलब होता है आउटपुट अपॉन इनपुट। अब यहां पर चल रही है क्वांटम एफिशिएंसी। क्वांटम एफिशिएंसी का मतलब क्या है, यहां पर है फोटोन और इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड। जब मैंने आज इक्वेशन को यहां पर स्टार्ट किया था तो मैंने आपको बोला था आइंस्टाइन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन को स्टार्ट करते समय कि आइंस्टाइन सर ने प्लैंक की क्वांटम थ्योरी को लेते हुए बातें करी। तो वो जो क्वांटम वर्ड है ना, वहीं से आया है क्वांटम वर्ड, ठीक है। तो यहां पर क्या हो रहा है कि लाइट आके गिरी, इलेक्ट्रॉन से कोलिजन हुआ और बोला गया कि किसी इंस्टेंट पर एक फोटोन ने अपनी पूरी एनर्जी एक इलेक्ट्रॉन को दे दी, जो आगे हम लोग चर्चा करेंगे पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट के अंदर में। तो क्या हो रहा है, यहां पर एक फोटोन आया, उस फोटोन ने अपनी एनर्जी दे दी। लेकिन एक बात बताओ, एक फोटोन आया एक इलेक्ट्रॉन निकला, कहानी ऐसे चलेगी क्या? ऐसे नहीं चलने वाली है। यहां पर कहानी कुछ इस प्रकार से चलेगी, बहुत सारे फोटॉन्स आए और बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स निकले। तो कितने निकले और कितने आपने फोटोन डाले थे, तो कितना आपको इसका आउटपुट मिल रहा है। तो कितना आउटपुट मिल रहा है, तो आउटपुट मिल रहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड मतलब बाहर निकले पर सेकेंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट, कितने फोटोन आके गिरे पर सेकेंड, इसे बोला जाता है क्वांटम एफिशिएंसी। अब हम लोग इसको यदि इसमें डालने, क्या बोलते हैं, सिंबॉलिक फॉर्म में डाल लेता हूं, तो सिंबॉलिक फॉर्म में डालूंगा तो मैं लिखूंगा, इसको साइड में रख लीजिए, अब मुझे अगले ही पेज पे लिखना पड़ेगा लगता है, चलो कोई बात नहीं। अब ये जो एफिशिएंसी होती है ना, एफिशिएंसी को हम लोग जनरली, एफिशिएंसी को मोस्ट ऑफ दी जगह पर आपको ये ईटा करके सिंबल मिलेगा, नीता नहीं, ईटा, EITA, ईटा करके सिंबल मिलेगा। और इसकी जो वैल्यू होती है वो 0 से लेकर के 1 के बीच में होती है, और परसेंटेज करना है तो इंटू 100 कर देते हैं। तो मैं यहां पर लिखूंगा ईटा बराबर n डैश अपॉन n इंटू 100। एन डैश का मतलब क्या है, एन डैश का मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड पर सेकेंड, और स्मॉल एन का मतलब है नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट पर सेकेंड ऑन अ मेटल सरफेस। तो यहां पर एक पॉइंट और आ जाता है कभी कभी, वो ये है कि आपको सैचुरेशन करंट के बारे में यदि पूछ लिया जाए कभी, तो सैचुरेशन करंट आएगा। सैचुरेशन करंट क्या है, करंट है जितने करंट का मतलब क्या होता है, चार्ज पर यूनिट टाइम, और चार्ज कहां से आता है, Q बराबर NE से, लेकिन यहां पर N नहीं N डैश आएगा, तो आप लिख दोगे N डैश इंटू E। यदि कहीं काम आ जाए, भूले भटके न्यूमेरिकल इस पे बन जाए तो आप कर पाने चाहिए। सैचुरेशन करंट इक्वल्स टू N डैश इंटू E, ये एक छोटा सा फॉर्मूला। अच्छा, एक मैं आपको बता रहा था रिगार्डिंग इंटेंसिटी, बता रहा था कि नहीं बता रहा था, तो आप लोगों को बताई थी इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है। इंटेंसिटी का मतलब होता है एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। अब यहां पर एक बात समझिए कि क्या होता है कि मान के चलो ये पॉइंट सोर्स है, क्या है, पॉइंट सोर्स है, यहां से लाइट निकली तो इधर भी गई, 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 सब जगह लाइट जा रही है। अच्छा देखो, आप लोग सोच रहे होंगे मैंने कई एरो छोटे बड़े क्यों बनाए हैं, तो उसका रीजन है, उसका रीजन ये है कि जब मुझे इंटेंसिटी लिखनी है तो सोर्स के पास में सोर्स की इंटेंसिटी नहीं लिखनी है भैया, सोर्स से कितनी दूरी पे जाके कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पर मैं इंटेंसिटी की बात करने वाला हूं। मैंने बोला ये जो सोर्स है इसकी जो पावर है वो है P। पावर का मतलब होता है एनर्जी पर यूनिट टाइम। एनर्जी पर यूनिट टाइम का मतलब ही क्या होता है, पावर। या मैं आपको बोलूं जैसे आपका बल्ब है, तो एक सोर्स बल्ब भी हो सकता है, इसका पावर क्या होगा, वैट में होगा। मैंने बोला एक 100 वैट का बल्ब है
तो ये आपकी क्या हो गई, पावर हो गई। ये क्या हो गई, आपकी पावर हो गई। तो इंटेंसिटी को हम लोग डिनोट करेंगे आई से। तो आई बराबर आपने लिखा P अपॉन ए स्टैंड्स फॉर एरिया। अब सवाल ये उठता है कि मान के चलो मैं यहां से R दूरी पर इंटेंसिटी लिखना चाहता हूं, ये यहां पर इंटेंसिटी मुझे चाहिए, तो यहां पर एरिया कैसे लिखूं इस जगह पर। तो देखिए, जब ये सोर्स से लाइट निकलेगी, इधर ऊपर गई, नीचे गई, लेफ्ट गई, राइट गई, आगे गई, पीछे गई, सब तरफ गई कि नहीं गई, तो यहां पर बनता है एक गोला, स्फीयर। बात समझ में आ रही है। तो यहां पर हम लोग क्या कंसीडर करते हैं, एक स्फीयर। तो हमें जो एरिया लिखना होता है वो भी लिखना होता है एक स्फीयर का। तो आप ध्यान से देखिए, इंटेंसिटी इज इक्वल्स टू P डिवाइडेड बाई 4 पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। तो इसलिए ये इंटेंसिटी का फॉर्मूला आया P अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहां से देखिए, इट इंप्लाइज I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। इसका मतलब यह कि डिस्टेंस जितनी बढ़ती जाएगी इंटेंसिटी उतनी ही कम होती जाएगी। बात समझ में आ रही है। इस पे भी मैं सवाल बनवा सकता हूं। कैसे, मैंने बोला कि 5 सेंटीमीटर पर इंटेंसिटी है आई, तो 10 सेंटीमीटर पर इंटेंसिटी कितनी होगी। तो सवाल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, मुंह जवानी सवाल है, इसमें कुछ नहीं है। बोलो कैसे करोगे, तो आप लिखोगे आई प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर स्क्वायर। तो I1 अपॉन I2 बराबर आएगा R2 का स्क्वायर अपॉन R1 का स्क्वायर। सही लिखा है कि गलत लिखा है, तो आपने बोला सही है बिल्कुल। तो यहां पर लिखो फाई डिवाइडेड बाई आई, सॉरी I डिवाइडेड बाई आई डैश इज इक्वल्स टू कितने दूरी पर पूछा था मैंने, 10 पे। तो यहां लिखा 10 का स्क्वायर, नीचे लिखा 5 का स्क्वायर। इट एम्प्लाई सॉल्व कर लो तो कितना आएगा, I डैश विल बी इक्वल्स टू I बाई 4। आया कि नहीं आया, देख लो, सिंपल सवाल है, मुंह जवानी खड़े खड़े बनाया आपके लिए, ताजा ताजा। मुझे भी नहीं मालूम था कि मैं सवाल बनाऊंगा करके, लेकिन यस, आपके लिए आ गया सवाल। देखो, ये यही होता है, कई बार चीजें अपने आप बनते जाती हैं। अब यही आप सामने बैठे होते तो आप पूछ लेते सर इस पे न्यूमेरिकल कैसा बनेगा, तो मैं शायद ऐसा ही एग्जांपल देता। बस फर्क ये होता कि मैंने 5 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर लिखा, इसकी जगह 1 और 2 लिख सकता था, या 1 और 10 लिख सकता था, कुछ तो भी डेटा होता था। ओनली डेटा विल बी चेंज, बाकी कॉन्सेप्ट सेम है, फॉर्मूला सेम है, इसमें किसी में कोई भी चेंज नहीं आने वाला है। तो अभी हम लोगों को इस तरह से यहां पर ये इतना सारा टॉपिक हम लोगों ने कवर कर लिया है। क्लियर है। अच्छा, एक बात और मैं बता देता हूं आप लोगों को, एक फॉर्मूला शॉर्टकट के तौर पे, कि आपने फॉर्मूला लिखा था, आपको याद है, E बराबर एच सी अपॉन लैम्बडा लिखा था कि नहीं लिखा था। H का मतलब है प्लैंक कांस्टेंट, C का मतलब है स्पीड ऑफ लाइट, लैम्बडा का मतलब है वेवलेंथ। ठीक है। अब मैं यदि यहां पर आपसे पूछूं कि एकदम सिंपल सा सवाल है, व्हाट इज वर्क फंक्शन फॉर 6200 एंगस्ट्रॉम थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। 6200 थ्रेशोल्ड वेवलेंथ के लिए कितनी वर्क फंक्शन आएगा। तो एक बात ध्यान रखिए, अब आप क्या करोगे, आप लिखोगे फॉर्मूला किस तरह से, E बराबर एच सी अपॉन लैम्बडा नॉट। तो आपने लिखा E बराबर 6.6 इंटू 10 टू द पावर -34 इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर 8 डिवाइडेड बाई 6200, और एंगस्ट्रॉम को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए -10 से मल्टीप्लाई करते हैं, ध्यान रखना। तो ये डेटा आपके पास में निकल के आएगा और आंसर आ जाएगा आपके पास में जूल में। कैलकुलेशन करना, ईमानदारी से कैलकुलेशन करना है सबके सब, ठीक है। ईमानदारी से सारी कैलकुलेशंस आपको करनी है। आंसर किस में आएगा, जूल में। अब मैं आपको बताता हूं इसका एक शॉर्टकट, वो ये है कि यदि आपको एनर्जी लिखनी है कभी भी, और H इंटू सी अपॉन लैम्बडा नॉट है, तो आप इसको लिख दीजिए 12400 डिवाइडेड बाई लैम्बडा, और ये लैम्बडा होगा एंगस्ट्रॉम में, तो आंसर आएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। मतलब फॉर दी गिवन क्वेश्चन जो अभी मेरे को दिया था, तो मैंने क्या लिया था, E बराबर आप लिख दोगे 12400 डिवाइडेड बाई 6200, एंगस्ट्रॉम में है। आंसर किस में मिलेगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। कर दीजिए 0000, इसको काटोगे 2 बार, तो आंसर आया 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सही है। और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब कितना होता है, वो होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 19 जूल।
तो आंसर आएगा आपके पास में, फटाफट से बोलिए कितना आंसर आ रहा है। तो आंसर आ रहा है 3.2 इंटू 10⁻⁻⁻19 जूल। तो आप लोगों को ध्यान में रखना, एग्जाम में भी आपको जो वेवलेंथ मिलेगी वो हमेशा किस में मिलेगी, एंगस्ट्रॉम में मिलेगी। किस में मिलेगी, एंगस्ट्रॉम में मिलेगी। अच्छा, इसी में यदि मेरे पास में वेवलेंथ नैनोमीटर में हो तो आपको एक जीरो कम कर देनी है, मतलब 1240 अपॉन लैम्बडा, लैम्बडा है नैनोमीटर में और आंसर आएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ध्यान रखेंगे इसको, क्लियर है। ये शॉर्टकट तरीके हैं। हालांकि मैंने इस पे सवालों की प्रैक्टिस नहीं करवाई है अभी तक आप लोगों को, तो जब तक सवालों की प्रैक्टिस नहीं होगी तब तक आपके लिए ये सब कुछ सूना सूना सा ही रहेगा। लेकिन हम लोगों के पास में आज की तो समय सीमा ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है, बट इस शॉर्टकट को ध्यान रखना। अब इससे रिलेटेड आपको यदि कोई सवाल मिलता है, बुकलेट में जाके देखना, आपको कुछ सॉल्व एग्जाम्पल मिलेंगे, कुछ अनसॉल्व एग्जाम्पल मिलेंगे। तो अनसॉल्व एग्जाम्पल्स को इनको करने की कोशिश करना जो इसके ऊपर बेस्ड हैं। किसके ऊपर, आइंस्टाइन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन से रिलेटेड, वर्क फंक्शन से रिलेटेड आपको सवाल देखेंगे, ढेरों सवाल मिलेंगे। उनको करने की कोशिश आप लोगों को एक बार जरूर कर लेनी चाहिए, क्योंकि जब तक ये आप कोशिश नहीं करोगे तब तक आपका काम नहीं बनेगा, तब तक आपको सवालों में आगे के कॉन्सेप्ट्स में भी परेशानी हो सकती है। हालांकि इतनी परेशानी नहीं होती है। मैं आपको बता दूं, ये चैप्टर बहुत ही आसान है, सिंपल सा चैप्टर है। आपको सवालों की प्रैक्टिस करनी है और उसमें करना क्या है, धुआंधारी से बस यही करना है आपको, क्या, न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस, कुछ नहीं है। आपका रोल ज्यादा है। अच्छा, मैंने जैसे आपसे सवाल पूछ लिया, एक एकदम सवाल पूछता हूं आप लोगों से। मान के चलो आपके पास में क्वेश्चन है कि व्हाट इज थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, या फिर मैं फ्रीक्वेंसी पूछ लेता हूं, चलो, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इफ वर्क फंक्शन इज 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सिंपल सवाल है, बोलो कैसे करूंगा। तो सिंपल सी बात है, आप लोग क्या कीजिए, पहले वेवलेंथ कंसीडर कीजिए। कैसे, फाई इज इक्वल्स टू 12400 डिवाइडेड बाई लैम्बडा, यस और नो। तो यहां से आप लिखेंगे लैम्बडा बराबर कितना लिखोगे, बोलो फटाफट, 12400 डिवाइडेड बाई 4, सॉल्व करोगे तो आएगा 3100 3100 एंगस्ट्रॉम। ये क्या मिल गया, लैम्बडा। अब आप जानते हैं, क्या जानते हैं, न्यू बराबर होता है सी बाई लैम्बडा। तो आपको चाहिए लैम्बडा बराबर, न्यू ही तो चाहिए था, तो आप लोग लिखोगे न्यू बराबर सी मतलब 3 इंटू 10⁻8, लैम्बडा कितना आया 3100 और एंगस्ट्रॉम है मतलब 10⁻−10। अब एक काम कीजिए, इन जीरो वीरोज को कैंसिल कीजिए यहां पर, तो 2 जीरो से तो ये 2 जीरो -8 बन जाएगा, -8 ऊपर जाएगा और इसको सॉल्व करना है अभी आपको। तो एक जीरो यहां पर एडजस्ट कीजिए, 30 इंटू 10⁻, कितना होगा 7 और 8 15 डिवाइडेड बाई 31। तो लगभग जो भी आंसर आपके पास में आ रहा है वो कैलकुलेशन वाला पार्ट है और कुछ भी नहीं है। अब ये मैंने रैंडम डेटा लिया है, रैंडमली कुछ भी हो सकता है नहीं हो सकता, यस। बस आपको क्या करना है, सवालों में जान डालनी है, बस प्रैक्टिस कर दीजिए अच्छी सी, एक बार आप लोगों का सब सवाल हो जाएंगे। अभी हम लोगों को यहाँ पे बहुत सारी चीजें पढ़नी है, क्वांटम नेचर, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, फिर मोमेंटम से रिलेटेड चीजें आएंगी, वो सारी चीजें यहां पर आएंगी। लेकिन आज के लिए बेटा हम लोगों को यहां पर रुकना पड़ेगा क्योंकि हमारी समय सीमा क्या हो रही है, समाप्त हो रही है। आज के लिए बेटा बस इतना ही। मुलाकात होगी अपनी आने वाले अगले लेक्चर के दरमियान। तब तक के लिए धन्यवाद।